नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। आप हमारा ये लाइव बुलेटिन देख रहे हैं सीधे दिल्ली की विजय चौक से, देश की संसद के ठीक सामने से। और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर विधानसभा में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता का विधेयक पेश कर दिया है। इसकी चर्चा लंबे अरसे से चल रही थी। इसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट भी कुछ दिन पहले सरकार को सौंप दी गई थी, जिसको कैबिनेट से पहले पास किया गया और अब उसे विधानसभा में पेश कर दिया गया है। फिलहाल इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के विधेयक पर चर्चा चल रही है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं असेंबली में उत्तराखंड की। और आपको बता दें 70 सदस्यों वाली उत्तराखंड की असेंबली है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है। 47 विधायक हैं बीजेपी के पास अपने। यूं तो बहुमत का आंकड़ा केवल 36 का है, यानी बिल पास कराने के लिए बीजेपी को केवल 36 उम्मीदवार विधायकों का समर्थन चाहिए। 2/3 भी ले लें तो वो भी बीजेपी के पास है। 47 विधायक बीजेपी के पास हैं। तो इस लिहाज से देखें तो इस विधेयक को, इस बिल को पास होने में कहीं कोई दिक्कत पेश होने नहीं जा रही है। ये बात विपक्ष भी जानता है। कांग्रेस भी टेक्निकल रीजन से इस बिल का विरोध कर रही है और कोई वजह उसके पास नहीं है। और तो ये माना जा सकता है कि ये बिल जरूर विधानसभा के, उत्तराखंड की विधानसभा से पास होगा। पुष्कर सिंह धामी को आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री को। और ये भी आपको बता दें कि यूसीसी के खिलाफ बहुत ज्यादा पॉलिटिकल विरोध नहीं है, लेकिन खास तौर पर मुस्लिम समुदाय में जरूर इसको लेकर के नाराजगी है, इसका विरोध देखा जा रहा है। और आपको हम डिटेल में बताएंगे इस बिल से जुड़े हर मुद्दे के बारे में। पहले देखते हैं जब ये बिल आज पेश किया गया तो कैसे बीजेपी के सदस्यों ने विधानसभा के अंदर नारे लगाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करता हूँ। पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस विधेयक को पेश किया है। समान नागरिक संहिता का विधेयक, ये बिल अब उत्तराखंड की असेंबली के अंदर पेश किया जा चुका है। हम आपको बताएंगे कि आखिर इस बिल में क्या क्या बिंदु हैं, विशेष तौर पर जो ड्राफ्ट है उसमें क्या क्या बातें सिफारिश में की गई थी, जिसको मान लिया है उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की कैबिनेट ने। और साथ ही ये भी बताएंगे आपको कि मुस्लिम समाज का विरोध किन बिंदुओं पर कर रहा है। लेकिन पहले आपको इस बिल की पूरी टाइमलाइन हम जरूर बताना चाहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस बिल को जल्दबाजी के अंदर पेश किया गया है या इसको पेश करने के पीछे जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है उसका पालन नहीं किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि ये आरोप कांग्रेस का है कि ये जल्दबाजी में बिल लाया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि यूसीसी के लिए ड्राफ्ट कमेटी का गठन मई 2022 में हो चुका था। मतलब 1.5 साल से ज्यादा पहले ड्राफ्ट कमेटी का गठन हो चुका था और यूसीसी को लेकर 2,33,000 लोगों ने राज्य में अपने विचार इस कमेटी को सौंपे थे और ड्राफ्ट के अंदर 10% परिवारों के विचारों को शामिल किया गया है। यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी ने 72 बैठकें की हैं, यानी पूरी डिलीजेंस की गई है इस बिल को बनाते वक्त। माना जा रहा है कि ड्राफ्ट में किसी जो भी पारंपरिक नियम है उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है। ये पूरा ड्राफ्ट महिला हितों पर केंद्रित है। यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी ने 2 फरवरी को अपनी रिपोर्ट धामी सरकार को दी थी। 4 फरवरी को कैबिनेट ने इसे पास किया और आज विधानसभा में इसको पेश कर दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर मुस्लिम समाज के लोग इस बिल का विरोध किन बिंदुओं पर, किस आधार पर कर रहे हैं। इसका जवाब यह है कि धामी सरकार की तरफ से इस विधानसभा में पेश किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड के विधेयक में शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गुजारा भत्ता, जैसे हम मेंटेनेंस भी कहते हैं कानूनी भाषा के अंदर, इन सारे मुद्दों को लेकर प्रावधान किए गए। ये मुद्दे ऐसे हैं जो विवाद न होने की सूरत में क्रिमिनल या सिविल लॉ के तहत नहीं आते हैं। इनके लिए मुस्लिम समाज में अलग से पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ। अब अगर ये कानून बन जाएगा तो अब सभी धर्मों के लोगों के ऊपर समान रूप से ये कानून लागू होगा। और इस बात को लेकर शायद मुस्लिम समाज के अंदर एक ऐतराज है कि उनका अपना एक पर्सनल नियम कोड बना हुआ था, तो उसको छोड़ करके ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें उनकी बाकी सब के साथ तुलना हो जाएगी, बराबरी हो जाएगी, ये उनको रास नहीं आ रहा है। इसको लेकर के उनका विरोध है। जैसा मैंने आपको बताया, शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गुजारा भत्ता और बच्चों को गोद लेने का मुद्दा, इस पर अभी तक फैसले पर्सनल लॉ के हिसाब से होते थे मुस्लिम समाज में, अब वो भी इस यूसी के अंतर्गत आ जाएंगे। कई बार विवाद जब होता था तो समाज के स्तर पर ही उस विवाद का निपटारा कर दिया जाता था, कोर्ट कचहरी नहीं होती थी।
निकाह का रजिस्ट्रेशन पहले जरूरी नहीं था नियमबद्ध, लेकिन अब वो जरूरी हो जाएगा। और अगर अब कोई भी विवाद इन सारे मुद्दों से जुड़ा हुआ होता है तो वो केवल सामाजिक स्तर पर ही निपटाया नहीं जाएगा, बल्कि कानूनी रूप में जाकर के अदालत के अंदर उसका निपटारा किया जाएगा। तलाक बिना कोर्ट की सहमति के नहीं हो पाएगा। ये सारी बातें हैं जिनसे मुस्लिम समाज को आपत्ति है। अब ये हम आपको बताते हैं कि इसकी और डिटेल्स क्या है इस बिल के अंदर, और कौन कौन से प्रावधान जो हैं वो किए गए हैं। तलाक का मामला ले लीजिए पहले आप। अभी तक मुस्लिम समाज में ट्रिपल तलाक की जो आप कह सकते हैं एक परंपरा थी वो चली आ रही थी। बहुत से मुसलमान वर्ग के लोग जो हैं इसे गलत मानते हैं। केंद्र ने इसको अपराध भी बना दिया, इसके ऊपर कानून भी बना दिया, लेकिन फिर भी गाहे बगाहे ऐसे मामले आते रहते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल के कोड के बाद अब इस पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगी। अब तलाक देने का भी क्राइटेरिया, फर्ज कीजिए जो एक किसी हिंदू परिवार के अंदर होता है, कोई हिंदू परिवार में शादी के बाद पति पत्नी तलाक जिस तरीके से लेते हैं, उसी तरीके से मुसलमानों को भी, दंपति को भी तलाक लेना पड़ेगा। किसी धार्मिक विधि से अब तलाक के बारे में अब कोई परिवार नहीं सोच सकता है। शादी के 1 साल के अंदर तलाक नहीं हो सकता जैसा बाकी विधान में है। इसके अलावा पुरुष और महिला को तलाक लेने का समान अधिकार होगा। अभी तक हम जानते हैं जैसे एक मुस्लिम दंपत्ति के बीच अगर तलाक की स्थिति बनती है तो उसे अगर पुरुष देता है तो तलाक कहता है, अगर महिला अगर सेपरेशन चाहती तो वो एक खुला का एक विधि होती है जिसको खुला कहा जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तलाक लेने के लिए जो नियम किसी और धर्म के दंपति पर लागू होंगे, ऐसे ही वो एक मुस्लिम दंपति के ऊपर भी लागू होंगे। तलाक कोर्ट और कानून के मुताबिक ही संभव होगा। तलाक का भी रजिस्ट्रेशन जो है बाकायदा वो करवाना पड़ेगा। तो इस प्रावधान पर भी खास ऐतराज है मुस्लिम समाज को। उत्तराखंड इमाम संगठन के अध्यक्ष हैं मुफ्ती रईस, तो उन्होंने आरोप लगाया कि इस यूसीसी के बहाने दरअसल मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। यहां सरकार ये कह रही है कि टारगेट के बिल्कुल उलट, ये तो समान अधिकार देता है। एक अधिकार जो किसी हिंदू, फर्ज कीजिए हिंदू महिला को मिलते हैं, वो सारे अधिकार अब एक मुसलमान महिला को भी मिलेंगे। और जो व्यवहार एक हिंदू पुरुष के साथ होगा कानून में, वही व्यवहार एक मुसलमान पुरुष के साथ भी किया जाएगा। तो इसके अंदर ऐसा कहीं भी नहीं है, ना इसका उद्देश्य था, और बिल्कुल उसके विपरीत ये तो समानता देने वाला, समानता का अधिकार देने वाला कानून बनेगा। इसमें किसी भी तरीके से कोई टारगेट किसी मुस्लिम समाज को नहीं किया जा रहा है। अब उनका ये कहना है, जिनकी हमने आपको बात बताई, मुफ्ती रईस जमीयत उलमा हिंद के जिला अध्यक्ष भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये बिल लाने से पहले मुस्लिम समाज से राय नहीं ली गई, उनसे नहीं पूछा गया। और यूसीसी अगर लाना है तो राज्य की सरकार क्यों ला रही है? केंद्र की सरकार को यूसीसी लाना चाहिए, अलग से उत्तराखंड की सरकार को आखिर ये कानून क्यों बनाना पड़ रहा है? उनके एतराज, उनकी बात जरा सुनिए, फिर हम इसका जवाब भी आपको बताएंगे क्या दिया गया। मुफ्ती साहब, किन बातों से ऐतराज है? क्योंकि जो मोटी मोटी बातें हैं, चाहे वो गोद लेने का अधिकार हो यूसीसी में, या और चीज़ें, इद्दत को लेकर हलाला पर पाबंदी, ये तमाम चीज़ें हैं, तो क्या ऐसी बातें हैं जो शरीयत से आपको लग रहा है टकराती है? एक समान कानून की बात हो रही है, सबको एक जैसे कानून की बात हो रही है। देखिए, जहाँ तक यूसीसी का मामला है तो यूसीसी सबसे पहले तो हमारा सवाल ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में वहाँ पार्लियामेंट में लाना चाहिए था। भाई पार्लियामेंट पर इस पर बहस होती, पार्लियामेंट में बहस होने के बाद तमाम जो है मुखालिफ मुआफिक सारे लोग इस पर चर्चा करते, उसके बाद जो है यूसीसी को लागू किया जाता, अगर पास हो जाता पार्लियामेंट में तो स्टेट लेवल पर लेके आए। जबकि गवर्नमेंट में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में, इसमें ये बात प्रस्ताव पास किया गया कि अभी हिंदुस्तान को यूसीसी की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये कि ये हिंदुस्तान से बाहर थोड़ा ही उत्तराखंड। दूसरे ये है कि यूसीसी की कमेटी जब उत्तराखंड में बनाई गई तो हम इनके पीछे लगे और हमने इनको सुझाव देने की कोशिश की। बल्कि खुद यूसीसी कमेटी ने जो है ये ऐलान किया कि भाई अवाम इसमें अपनी राय पेश करे। हमने अपने अवाम को कहा कि भाई आप राय पेश करें, और तकरीबन लाखों की तादाद में अवाम ने राय पेश करी। जमीयत उलमा हिंद के बैनर तले जमीयत उलमा हिंद ने लोगों को जगाया और अवेयरनेस फैलाई। लेकिन यूसीसी ने वो लाखों के जो उनकी जो तजावीज़ थी और उनके जो मशवरे थे वो रद्दी की टोकरी में डाल दिए। फिर हमने उनको ये कहा कि भाई यूसीसी कमेटी जो है इसमें हर मजहब के एक्सपर्ट को, भाई मौलवी को, मुफ्ती को, पंडित को, बुद्धिस्टों को, उनके मजहब के जानने वालों को उसमें शामिल कर ले, ताकि मजाहिब की जो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे टकराव और पैदा हो सकता है तो उसको उसमें गौर शामिल करके गौर व खोज किया जा सके। उस पर भी कमेटी ने किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं करी। फिर हम कम से कम 6-7 महीने से इस बात को चीख रहे हैं कि आप जो है इसमें इसको अब जो इनका मसवदा है उसको आम करिए, ताकि आवाम इसको पढ़ सके और देख सके भाई कहाँ कहाँ सरकार को राय देनी है। हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमें सूत्रों से और खबरों से ये मालूम हुआ है
कि यहाँ कुछ जाति, जनजाति, अनुसूचित जाति, इस तरह की कुछ चीजों को इससे बाहर किया गया है। फिर ये एक कानून एक प्रदेश कहाँ हुआ? और फिर चलो हमने मान लिया आर्टिकल 25 का क्या होगा? आर्टिकल 25 हमें जो है, जो जिस तरह से ऑलरेडी पहले से कानून बना हुआ है, उसका ये क्या करेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले से हिंदुस्तान को 70 सालों से 75 सालों से जिस कानून के तहत हिंदुस्तान जो है अमन सुकून से चलता आ रहा है, अपनी अपनी आजादी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, आर्टिकल 25 का क्या होगा? इसका मतलब ये होगा प्रदेश एक होगा, कानून दो होंगे। वो भी तो हमारे भाई हैं, अनुसूचित जाति। बिल्कुल अनुसूचित जाति तो हमारे भाई है। वो इसमें से हमने सुना कि वो बाहर कर दिए। इसका मतलब ये है कि खास तबके को टारगेट किया जा रहा है, मुल्क की एक बड़ी अकलियत को तबाह किया जा रहा है, उसके हुकूक छीने जा रहे हैं। ये हमारा एतराज है। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके बनाया जा रहा है, आप कह रहे हैं? बिल्कुल मुसलमानों को टारगेट करके बनाया जा रहा है। इसमें ज्यादातर मसाइल जो है मुसलमानों के टारगेट किए जा रहे हैं। गोद लेने का मामला, विरासत का मामला, तलाक का मसला, हलाले का मसला और दूसरी चीजों का मसला, ये सब जो है ये मुसलमानों के मसाइल हैं। मुफ्ती साहब ने बड़े कठोर शब्द इस्तेमाल किए कि मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है ये बिल ला करके, और केवल हमें को ध्यान में रख करके ये बिल बनाया गया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ बातें फैक्ट्स पर जो हैं आधारित हैं, वो सबको जाननी चाहिए। ये बात सही है कि इस बिल से एक वर्ग को, कुछ लोगों को अलग रखा गया, वो इसके दायरे में नहीं आएंगे। तो वो कौन है? वो हैं ST, अनुसूचित जनजाति, जिनको हम ट्राइबल वर्ग कहते हैं। उनको उत्तराखंड में इसके दायरे से बाहर रखा गया है। लेकिन उनके अलावा जितने भी और लोग हैं, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, वो सब ही इसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में आएंगे। किसी के लिए कोई रियायत नहीं, किसी के लिए कोई स्पेशल कानून नहीं, सबके ऊपर बराबरी से लागू होगा। अब कहाँ दिक्कत है या एतराज़ की एक और बुनियाद हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग तलाक की बात कर रहे थे, तो तलाक से पहले तो शादी होगी। अब शादी या निकाह हो, जो भी हो, उसका एक हिंदू धर्म के अंदर जो तरीका है वो वही रहेगा। यानी आप वहाँ पर पंडित होते हैं, पूजा विधि, फेरे पढ़ाए जाते हैं, मंत्र पढ़े जाते हैं। तो ये बिल कभी नहीं कह रहा है कि अब किसी और धर्म के लोगों, अब सभी धर्मों के अंदर शादी की जो प्रक्रिया है या शादी की जो धार्मिक रीति रिवाज हैं वो समान हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं। शादी की उम्र समान हो जाएगी। लड़की की उम्र 18 साल है। अब चाहे वो निकाह करे या हिंदू रीति रिवाज से शादी करे, 18 साल से कम उम्र की लड़की शादी नहीं कर पाएगी। लेकिन मुस्लिम समाज में निकाह ही होता है तो निकाह ही होगा। वहाँ पर आकर काजी निकाह पढ़ाते हैं, जिसके बाद दोनों पक्षों से पूछा जाता है कि आपको ये निकाह कबूल है या नहीं है। तो अभी भी वो वैसे ही शादी होगी, वैसे ही वो निकाह होगा। लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन जैसे एक हिंदू दंपत्ति को कराना पड़ता है, इसलिए एक मुस्लिम दंपत्ति को कराना पड़ेगा। और ये जो 18 साल वाला नियम है, हमारे यहाँ शादी कराने का एक जो अदालत का सिस्टम रहा है, अभी से चलता आया है, वो एक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कराया जाता है। कि फ़र्ज़ कीजिए लड़का हिंदू है, लड़की मुसलमान है, लड़की हिंदू है, लड़का मुसलमान है, अब कैसे शादी हो? तो इसके लिए एक प्रावधान हमारे यहाँ पहले से है, स्पेशल मैरिज एक्ट। उसके तहत आप अदालत में जाते हैं, कचहरी में जाते हैं, अपनी शादी रजिस्टर करा देते हैं कि हम पति पत्नी हो गए उस स्थिति से, और कानूनन आपको पति पत्नी का दर्जा मिल जाता है। लेकिन उसके लिए केवल एक उम्र की जो डेडलाइन है, सीमा है, वो निर्धारित होनी थी, वो इसमें कर दी गई है। अब आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट में शादी कीजिए, हिंदू रीति रिवाज से शादी कीजिए, मुसलमानों की तरह निकाह पढ़ाइए, या कोई और धर्म में जिस तरीके से भी शादी ब्याह होते हैं उसी तरीके से आप करिए। कानूनन उसको रजिस्टर कराना आपको पड़ेगा। और उसके बाद जो और मुद्दे हैं, तलाक का मुद्दा है, या अगर वो परिवार, वो दंपत्ति किसी बच्चे को गोद लेना चाहता है, उसका मुद्दा है, या उनके बच्चे जब होंगे तो उनके बच्चों को विरासत में क्या क्या मिलेगा अपनी जायदाद, उनकी जायदाद में से, उसके लिए जो कानून बनाए जाएंगे वो सबके लिए बराबर होंगे। इस पर किसी को क्या एतराज़ होना चाहिए? सवाल, अभी दिक्कत की बात यह है कि कुछ मुस्लिम धर्मगुरु इस मुद्दे को इस तरीके से प्रचारित कर रहे हैं कि ये शरीयत का मामला था, और अभी तक ये सारे मामले शरीयत के तहत गवर्न किए जाते थे मुस्लिम समाज के अंदर। ये बात सही है, लेकिन क्या उसके अंदर महिलाओं के साथ कभी कहीं अन्याय नहीं हो जाता था? चाहे विरासत में बाप की जायदाद के अंदर, पिता की जायदाद के अंदर लड़की का हिस्सा लड़के से कम हो, तो क्या वो महिला के साथ अन्याय नहीं है? वहीं आप कुछ दूसरे हिंदू परिवार में अगर पिता की जायदाद का बंटवारा होना है, कानून कहता है कि वो बराबर बटेगा। लड़की है तो उसको भी बराबर हिस्सा मिलेगा, लड़का है तो उसको भी बराबर हिस्सा मिलेगा। अब ये प्रावधान एक मुस्लिम परिवार के ऊपर भी लागू हो जाएगा। इस्लाम के अंदर गोद लेने को लेकर कुछ और कॉन्सेप्ट थे, लेकिन जो अधिकार एक हिंदू दंपत्ति को गोद लेने का मिलता है, जिस तरीके से वो गवर्न होंगे, ऐसे ही मुस्लिम समाज के अंदर दंपत्ति उसके अंदर गवर्न हो जाएगी। ये सारे मसले अब सभी वर्गों के लिए, धर्मों के लिए बराबर कर दिए गए हैं।
इसे लगता नहीं कि इसमें कहीं ऐतराज़ का कोई जायज़ ऐतराज़ की कहीं गुंजाइश दिखती है। फिर भी अब बड़े मौलाना हैं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, उन्होंने क्या कहा है उत्तराखंड के इस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, देखिए। तो आप सब जानते हैं इसका मतलब ये होता है कि तमाम लॉज में यूनिफॉर्मिटी लाना। क्या इस बिल से या इसका ये बिल है या एक्ट बनता है जो भी है, तो क्या इससे कोई यूनिफॉर्म तमाम कवानीन में तमाम लॉज में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी? और फिर ऑलरेडी अगर इससे आप किसी भी कम्युनिटी को एग्जेम्प्ट करने को कहते हैं या एग्जेम्प्ट करते हैं, तो फिर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ रह गया? और फिर ऑलरेडी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में हर शहरी को अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है। और फिर रिलीजियस फ्रीडम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट हर सिटीज़न का है, तो उसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है? मुल्क में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और हमारे हिंदू भाइयों के लिए मैरिज एक्ट मौजूद है और इसी तरीके से हिंदू सक्सेशन एक्ट मौजूद है, हिंदू मैरिज एक्ट मौजूद है, हिंदू अडॉप्शन एक्ट मौजूद है। इन तमाम कवानीन के होते हुए इस तरीके के यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत क्या पेश आ गई? अब जो बीजेपी की सरकार है वो इस कानून को नए ज़माने का एक मॉडर्न ख्यालात का बिल बता रही है, मॉडर्न सोच के हिसाब से एक बिल बनाया गया है, ऐसा इस बिल को इस तरीके का बिल बता रही है। अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं कि एक पारंपरिक शादी के अंदर, किसी भी धर्म की शादी होती है उसके अंदर कैसे अब चाहे पति हो चाहे पत्नी हो या उनके शादी के बाद के और जितने मामले हो, उन सबको एक समानता से कानून देखेगा, एक ही कानून के तहत सभी धर्मों के लोग आ जाएंगे। इस बिल के अंदर तो यहाँ तक प्रावधान किया गया है कि अगर दो व्यक्ति लड़का लड़की शादी किए बगैर एक लिव इन रिलेशनशिप में भी रहना चाहते हैं तो उनके भी अपने हक होंगे, उनको भी गवर्न करने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं जो इस कानून के अंदर होंगे। और ये इस पर हम लोगों को ज़रूर आप तक जानकारी पहुंचानी चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप को आमतौर पर बड़े शहरों और मेट्रो सिटीज़ का मुद्दा माना जाता है कि छोटे शहरों के अंदर या हमारे गांव में ये प्रचलन नहीं है, लेकिन शहरों के अंदर हम बहुत से लिव इन रिलेशनशिप्स की बातें देखते हैं। अभी तक उनको कानूनी दायरे में रखने के लिए कोई प्रावधान नहीं थे, लेकिन इस बिल के अंदर कहा गया है कि लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी अब दो लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अगर आप शादी के बगैर भी एक लड़का और एक लड़की एक साथ रह रहे हैं तो आपको इसकी कानूनन जानकारी जो है वो देनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कचहरी में जाकर के कि हम दोनों अपनी मर्जी से एक साथ रह रहे हैं बिना शादी के। तो आपकी लिव इन रिलेशनशिप में एक साथ रहना भी रजिस्टर किया जाएगा और उसके बाद अगर उसमें किसी एक लड़की या लड़के के साथ कोई अन्याय ना हो, इसका भी ख्याल इस बिल के अंदर रखा गया है। जैसे इस रिलेशनशिप में अगर आगे संतान होती है तो पहली बात तो वो संतान वैध संतान मानी जाएगी। उसको अभी कुछ लोग गलत निगाह से देखते हैं या नाजायज़ संतान कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कानून की नज़र में लिव इन रिलेशनशिप से जन्मे किसी भी बच्चे को वैध संतान का दर्जा दिया जाएगा। जैसे किसी शादी के अंदर एक बच्चे को संतान माना जाता है, ऐसी रिलेशनशिप में भी कानून की निगाह में उसके बराबर के राइट्स होंगे और उसकी जिम्मेदारी इन दोनों लोगों के ऊपर बराबर होगी। उसे जन्म देने वाले माता पिता दोनों के ऊपर बराबर जिम्मेदारी होगी। अगर लिव इन रिलेशनशिप टूट जाती है तो इसकी भी जानकारी जाकर के आपको कचहरी में देनी पड़ेगी। पहले लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर कराना हो और उसके बाद अगर वो दो व्यक्ति अलग हो रहे हैं, जैसे शादी के बाद तलाक में अलग होते हैं, तलाक की रजिस्ट्री होती है, ऐसे लिव इन रिलेशनशिप अगर टूट रही है उसकी जानकारी भी आपको कचहरी में जाकर के देनी पड़ेगी, रजिस्टर कराना पड़ेगा। इसके लिए बाकायदा गाइडलाइंस दी गई हैं। अगर इनमें से दो व्यक्तियों में से जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, एक पार्टनर पहले से शादीशुदा है, सोचें यहाँ तक इसको सोचा गया है कि अगर उनमें से एक शादीशुदा है तो बाकी कोई कानून उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, बिगमी का केस बनता है या नहीं बनता है वो अलग, अगर वो बनता है तो उसको पहले डील कर लिया जाएगा। लेकिन अगर फिर भी कानूनी रूप से दोनों साथ रह सकते हैं, एक पार्टनर शादीशुदा है, तब अगर ऐसे में लालच, दबाव या धोखे से अगर लिव इन रिलेशनशिप में एक पक्ष आया है, एक पार्टनर आया है, तभी इसको अवैध माना जाएगा, वरना इसकी लीगल सैंक्टिटी बरकरार रहेगी। इसीलिए मैंने आपको बताया कि बीजेपी के नेता आज पेश किए गए इस यूसीसी के बिल को नए जमाने के हिसाब से तैयार किया गया कानून बता रहे हैं। बात और स्मरण में आता है क्योंकि हम सब लोग जब नेता प्रतिपक्ष को सुन रहे थे
और अन्य लोगों को भी सुना, बीच बीच की टिप्पणियां भी सुनी, तो माननीय अध्यक्ष जी ये साफ झलक रहा था कि हम कहते रहे लेकिन हम कर नहीं पाए, क्योंकि हम तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, क्योंकि हम हर चीज को राजनीतिक एंगल से देखते थे, इसलिए वे नहीं कर पाए। लेकिन हम लोगों ने जो कहा और वो किया, उसका भाव हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिखता है। और उसके लिए दो लाइनें कहना चाहूंगी कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये जो दो पंक्तियां हैं, इन दो पंक्तियों में मैं उस अदम्य साहस को नोट कर रही हूँ, उस अदम्य साहस की सराहना कर रही हूँ जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाने का काम किया। क्योंकि बरसों तक जहां महिलाएं पीड़ित थी, अपने मानव होने के अधिकार से वंचित थी, वह निर्णय अभी तक की कोई सरकारें नहीं कर पाई। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के अदम्य साहस के साथ में यह संभव होते हुए हम आज इस सदन से अपने हाथों से, अपने वाणी से उसका समर्थन करते हुए उसको आगे बढ़ा रहे। साथ ही हम इस आज देवभूमि में हैं और संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कुछ बताया, तो उसमें उनकी बातों में एक बात ये जरूर थी कि यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमते तत्र देवता, क्योंकि इस देवभूमि में वाकई देवियों की पूजा होती है, इसीलिए नारियों की पूजा होती है, नारियों का सम्मान होता है, इसीलिए देवता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। और शायद उसी आशीर्वाद का परिणाम है कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता आज हम सबके सम्मुख है और हमें समाज सुधार में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आज हम सबको एक दायित्व मिला हुआ है।